हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक प्रैक्टिस सेट पेपर है क्लास 7 का। और ये बेटा सामाजिक विज्ञान विषय पर बनाया गया है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से यानी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार से ये भेजा गया है। ठीक है, जिसमें आप बच्चों को जो मिड टर्म का एग्जाम होगा उसकी प्रैक्टिस के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर बनाया गया है। और ये हमारे सेशन 2026-27 का है। ठीक है, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस पेपर है बिल्कुल एज इट इज मिड टर्म के पेपर की कॉपी का ही है, क्योंकि इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके वही सवाल जो है मिड टर्म में आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न आपको मिड टर्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अधिकतम अंक जो है ये 60 है और इसका समय जो है पूरे प्रैक्टिस पेपर का ये 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे बेटा चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत ही प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं जिस पैटर्न में आपके मिड टर्म के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर को। तो सबसे पहले देखिए आप बच्चे, यहाँ पर एक डायरेक्शंस दी गई हैं हमें कुछ। ठीक है, सामान्य निर्देश हैं जिसमें लिखा भी है फर्स्ट लाइन में कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और ये सभी डायरेक्शंस हैं। हम सीधे अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो यहाँ हमारे प्रश्न शुरू होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है, देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है ये भारत का पड़ोसी देश है और लगभग 3300 किलोमीटर की ये बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है ना। तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल हमारा आता है, कहता है निम्नलिखित में से कहां वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होगा। तो वायुमंडलीय दाब मतलब हवा का जो प्रेशर होगा वो कहां सबसे ज्यादा होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तट के निकट। ठीक है, तो समुद्र तट के निकट जो होते हैं ये हवा का दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा होता है, बहुत सर्वाधिक होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तट के निकट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसके 4 ऑप्शन है। तो सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा जो भारत में होती है वो होती है मासिन राम में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मासिन राम जो है बच्चों ये मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में। ठीक है, और मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश जो है यहाँ पर होती है मासिन राम में। मासिन राम को अगर हम बोलें कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो इसका सही जवाब मासिन राम होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश, वो भी आंसर इसका होगा मासिन राम, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे, यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो यहाँ हमें महाजनपद दिए गए हैं और ये उनकी राजधानी है। तो देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें सही मिलान करना है, तो जैसे अगर हमसे पूछा है अवंती, अवंती की जो राजधानी थी वो थी क्या, ये उज्जैन है ना, उज्जैन। ठीक, इसके बाद वाराणसी की काशी, ये सही है। मल की कौशल नहीं थी, मल की थी पावापुरी, पावापुरी। और मगध की कुरुक्षेत्र नहीं थी, मगध की थी पटना, पटना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी काशी। ठीक है, ये सही मैच करता है, बाकी सब गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों की जानकारी के आधार पर उपरोक्त विकल्पों से मेरी पहचान कीजिए। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, मैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कहता है मैंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का राजा था और इसके समय एक व्यक्ति, एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस 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 निकेटर। ठीक है, तो ये है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का एक दरबारी था, एक राजदूत बोल सकते हैं हम इसका, राजदूत इसका एम्बेसडर था जिसका नाम था क्या, मैगस्थनीज। तो इसने मैगस्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मैगस्थनीज ने ही एक किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की पूरी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी
दी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, मैंगनीज। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक का वर्णन संगम साहित्य में नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे नहीं बोला गया, नहीं मिलता, तो अगर ऑप्शन देखें तो चोल का मिलता है, चेर का मिलता है और पांडे का भी मिलता है। तो जो नहीं मिलता वो है ऑप्शन नंबर बी, शुंग। शुंग का वर्णन जो है संगम साहित्य में नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध जो है खगोल शास्त्री है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक, और ये किसके समकालीन है, ये है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो थे, दरबारी थे, और ये खगोल शास्त्री थे, बहुत प्रसिद्ध। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है भारत में वैदिक काल से नदियों की पूजा होती है। बिल्कुल सही बात है। कुंभ मेला अमृत मंथन के आख्यान से आरंभ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु जो आर स्टेटमेंट है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करती है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो है वो ए को पूरा नहीं करता, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा स्टेटमेंट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, समानता से अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति समान व्यवहार पाने का अधिकार है ना, प्रत्येक व्यक्ति को समान व्यवहार पाने का अधिकार है। और स्वतंत्रता से तात्पर्य है स्वयं चयन करने और अपने मत अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो इसमें देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 10, कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक, चलिए आगे जाता है, मुद्रा के प्रयोग के बिना वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने का तरीका है ना। तो वो तरीका जिसमें वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता था जरूरत होने पर, तो उस सिस्टम को क्या कहते थे, उसको बोलते थे हम ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, जिसमें वस्तु और सेवाओं का क्या होता था, आदान प्रदान, एक्सचेंज होता था। तो वो सिस्टम हमारा कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित किस उत्पाद को आप BIS का चिन्ह जो है वो दिखाई देता है। हम कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसमें हमको BIS का चिन्ह दिखाई देगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पाद। ठीक, चलिए आगे आगे कहता है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो हमारे देश में पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। चलिए आगे कहता है अष्टध्यायी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने जो है अष्टध्यायी की रचना की थी। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है सामान्य संवत पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी के दौरान ग्रीस में किन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। किसे अधिकार नहीं था, तो इसमें महिलाओं को नहीं था वोट देने का राइट, है ना, और श्रमिकों को नहीं था, दास को नहीं था। ठीक है, तो ये केवल और केवल 3 लोग थे जिनको मत देने का, वोट देने का राइट नहीं था, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें श्रमिक मजदूर हैं, और दास यानी स्लेव। तो प्रश्न नंबर सी जो है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब आगे हमारा शुरू हो जाता है खंड खा यानी भाग 2। तो देखिए इसमें हमें प्रश्न दिए गए हैं 2 अंकों वाले। पहला प्रश्न है लक्षद्वीप द्वीप समूह की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है ना। तो पहला क्या है, लक्षद्वीप जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम अरब सागर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। यह प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है और यहाँ नारियल के वृक्ष एवं मत्स्य पालन प्रमुख है। ठीक है, प्रवाल द्वीप में कोरल द्वीप से बना हुआ है। तो ये जो है ये कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप, और यहाँ पर नारियल के और मत्स्य पालन जो है बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अथवा में पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ भी 2 अंक का पूछा गया है। तो कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, यह ज्वालामुखी और पर्वतीय द्वीपों का समूह है और घने वन और समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार जो है बंगाली खाड़ी में स्थित है ना। अंडमान निकोबार कहाँ पर है, बंगाली खाड़ी में स्थित है। और यहाँ पर ज्वालामुखी एवं पर्वतीय द्वीपों का समूह है। यहाँ घने वन और समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, है ना, ये बैरन द्वीप पर पड़ता है। तो अंडमान निकोबार में जो है ये बैरन ज्वालामुखी जो है कभी कभी फटता भी रहता है, उसमें से लावा निकलता है, और यहाँ पे बहुत सारे घने वन है और बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2।
किन्हीं दो गणराज्यों का नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक की विशेषता बताइए। देखिए अगर हम दो गणराज्यों का नाम लिखते हैं और किसी एक की विशेषता बतानी है तो इसमें पहला जो गणराज्य होता है वज्जी और दूसरा है मल। ठीक है, अगर ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही गणराज्य हैं और वज्जी और मल जो है ये एक समय में काफी ताकतवर गणराज्य हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं मुख्य विशेषता वज्जी की, तो वज्जी गणराज्य शासन सभा और परिषद द्वारा चलाया जाता था, महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। ठीक है, वज्जी जो गणराज्य इसमें शासन जो है सभा और परिषद द्वारा चलाया जाता था और सभी निर्णय जो है वो समूह के द्वारा लिए जाते थे। ठीक है, आगे आगे कहता है हमारा प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व का वर्णन करना है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका जो होती है ये नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करता हूं आर्टिकल 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 32, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये आर्टिकल 32 जो है, और ये आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ये हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम न्यायपालिका यानी कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है, बिल्कुल सही बात है। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। ठीक, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में कहता है मुद्रा के किन्हीं दो आधुनिक रूपों की व्याख्या करें तथा इसके उपयोग से होने वाले लाभ को बताइए। ये भी 2 अंकों का पूछा गया है। तो देखिए अगर हम आधुनिक रूप की बात करते हैं मुद्रा की, तो यहाँ पर हमारे एटीएम और डेबिट कार्ड आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूपीआई और डिजिटल भुगतान हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके लाभ की बात करते हैं, इसकी लाभ क्या है, तो इसमें भुगतान काफी तेजी से होता है। नकद धन रखने की कोई आवश्यकता इतनी जो है नहीं होती, बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अथवा पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न आता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के किन्हीं दो दोषों की व्याख्या कीजिए। बताइए कि आधुनिक मुद्रा प्रणाली इन दोषों को कैसे दूर कर सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है। इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक होता है ना, मतलब कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। यदि मैं चावल चाहता हूं तो दूसरे वाला गेहूं चाहता है, तो ये दोनों जो है इच्छाएं पूरी होनी मतलब मिलनी चाहिए, तभी वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली सब जो है वो काम करेगी। आधुनिक मुद्रा प्रणाली, और देखिए यहाँ पे तो कोइंसिडेंस हो गया, दूसरा वस्तुओं का सही मूल्य निर्धारित करना जो है कठिन होता है। आधुनिक मुद्रा प्रणाली जो है ये समाधान क्या करती है, जैसे मुद्रा के सभी के द्वारा जो है स्वीकार की जाती है, मुद्रा सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है और लेन देन भी सरल हो जाता है। मुद्राओं का मूल्य धन के रूप में आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ हानि है और मुद्रा के लाभ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6। तो देखिए प्रश्न में क्या कहता है, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से बाजार के महत्व की व्याख्या कीजिए और तथा यह बताइए कि बाजार के बिना हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो ये 3 अंक का प्रश्न है हमें यहाँ जो दिया गया है। तो इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है, कहता है बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। बिल्कुल सही बात है, बाजार एक वो स्थान होता है जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। चाहे मैं वस्तु की बात करूं या सेवाओं की बात करता हूं, है ना, तो वहां पर वस्तु और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम कहते हैं बाजार। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो हम बाजार से फल, सब्जियां, कपड़े और दवाइयां खरीदते हैं। स्कूल की किताबें, कॉपियां और आवश्यक जो सामान है वो भी बाजार से प्राप्त करते हैं। बाजार के बिना अगर देखें तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। आवश्यक वस्तुएं समय पर नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल सही बात है। अगर बाजार नहीं होगा तो हमें जरूरत की चीजें जो है वो टाइम पे नहीं मिलेगी, हमें उनके लिए बहुत ज्यादा जो है ढूंढना पड़ेगा। आगे लोगों को वस्तुओं के लिए कठिनाई और अधिक समय लगेगा, बिल्कुल सही बात है। जब हमें कोई वस्तु आसानी से मिलेगी नहीं, हम उसे खोजना पड़ेगा, हो सकता है वो वस्तु हमें मिलने में और समय लगाए। व्यापार और दैनिक जीवन प्रभावित होगा। ठीक है, अगर बाजार नहीं होगा तो इससे व्यापार भी प्रभावित होगा और हमारा रोजमर्रा का जीवन है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि बाजार में जो है वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, इसीलिए बाजार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है प्रश्न नंबर बी। ठीक, तथा आप अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं कहां से खरीदते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर बताइए तथा इन स्थानों का चयन करने में कौन कौन से कारक जो है काम करते हैं। ठीक, तो देखिए वस्तुएं खरीदने के स्थान है ना, कौन कौन सा स्थान है, जैसे किराना का दुकान हो गया, सुपरमार्केट, मॉल हो गया, ऑनलाइन बाजार हो गया, है ना।
इसके अलावा कुछ दो कारण दे रखे हैं। आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उचित मूल्य, अच्छी गुणवत्ता मिलती है, स्थान चुनने के कारक, कीमत, गुणवत्ता, दूरी और छूट हो गया, और ग्राहक सेवा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कारक है जिससे उस स्थानों को चुना जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 7। शुंग शासकों के किन्हीं 3 विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। जो शुंग राजा थे उनकी विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। शुंग शासकों ने कला, संस्कृत और वैदिक परंपरा को संरक्षण दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 7 का उत्तर। ठीक, इसी तरीके से आपको अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सातवाहन जो वंश था उसके प्रमुख शासक जो थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों ने दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य की जो है वो स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है, सातवाहन राज्य जो थे ये वो एक वंश हुआ करता था जिसका सबसे महान जो राजा था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये सातवाहनों का सबसे प्रमुख और इंपॉर्टेंट राजा था। ठीक है, उन्होंने व्यापार, कृषि और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और स्तूपों और गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, तो उन्होंने व्यापार और कृषि तथा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, साथ ही साथ उन्होंने स्तूप और गुफाएं भी बनवाई। आगे कहता है प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु के अनुसार हम कपड़े पहनते हैं, गर्म में सूती, सर्दी में ऊनी। भोजन की आदतें जलवायु पर निर्भर करती है। कृषि और फसलों का उत्पादन वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। घरों का निर्माण स्थानीय जलवायु के अनुसार किया जाता है। यात्रा, कामकाज और स्वास्थ्य पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं, भारत की जलवायु की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो भारत की जलवायु कैसी है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, जलवायु मानसूनी है। यहाँ 4 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। बिल्कुल सही बात है, देखो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वही हमारे देश में बारिश की शुरुआत करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु की विविधता पाई जाती है। ठीक है, हिमालय ठंडी हवाओं को रोककर जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक, तो ये है हमारे भारतीय जलवायु की कुछ विशेषताएं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे है ये वाला पॉइंट कि हिमालय जो है वो ठंडी हवाओं को रोकता है और जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं वो हिमालय को पार करके भारत की तरफ नहीं आ पाती। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए पहली विशेषता क्या, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान लिखित और विस्तृत है। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसमें मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दिए गए हैं। सांसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या की गई है। ये सभी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे अगला पार्ट। तो यहाँ पर जो अब हम शुरू करेंगे ये एक केस स्टडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों को एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 है हमारा। ठीक है, हम सीधे इसके प्रश्नों पर आते हैं। देखिए जैसे इसके प्रश्न पूछे गए हैं, हिमालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो सही जवाब है वो भारत के उत्तरी भाग में है ना। तो हिमालय कहाँ पर है, वो भारत के उत्तर के भाग में जो है स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं बच्चों, इनके जो जवाब होते हैं वो इन्हीं पैराग्राफ के अंदर होते हैं। इसलिए पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको उन प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालने हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल कहता है क्या कि हिमालय से निकलने वाली किसी एक नदी का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए हिमालय से गंगा भी है, सिंधु भी है और ब्रह्मपुत्र भी है, तीनों नदी निकलती है। तो हम अपने हिसाब से किसी एक नदी का नाम यहाँ लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए, कहते हैं हिमालय को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है। देखिए क्योंकि हिमालय की बर्फ पिघलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जल प्रदान करती है, जिससे करोड़ों लोगों को पीने के पानी और सिंचाई तथा उद्योगों के लिए पानी मिलता है। इसीलिए हिमालय को क्या कहते हैं, जल शिखर बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा 11वां, ये भी केस स्टडी पर है। तो सीधे इसके प्रश्नों पर आते हैं हम। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न, जनपद का क्या अर्थ है, जहां लोग निवास करते हो उस क्षेत्र को जनपद कहते हैं। किसी एक महाजनपद का नाम बताइए। तो जैसे मगध हो गया है, ठीक है, अंग हो गया है, अवंती हो गया है, सभी क्या है, ये सभी एक महाजनपद हुआ करते थे। ठीक, जिसमें मगध सबसे
ताकतवर था। किन कारकों ने महाजनपदों के उदय को बढ़ावा दिया? ऐसे कौन से रीजन थे जिससे महाजनपदों का उदय हुआ? देखिए, सबसे पहला कारण है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, व्यापार बढ़ा और वाणिज्य बढ़ा, जिससे कि महाजनपदों का उदय हुआ। जनपदों का विकास और उनके बड़े राज्यों में संगठित होना, धीरे धीरे जनपद का विकास होता गया और दूसरे राज्यों के साथ जो है वो संगठित हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है फिर से केस स्टडी है ना। प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ है। हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। जैसे राजशाही में शासकों का चुनाव कैसे होता है? तो राजशाही में सामान्यतः चुनाव नहीं होता और शासन जो है वंशागत होता है। ठीक, आगे कहता है लोकतंत्र में सरकार कैसी बनती है? तो लोकतंत्र में सरकार चुनाव द्वारा बनती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में चुनाव होता है, सरकार बनती है। आगे देखिए क्या कहते हैं, भारत सरकार के अंगों के कार्य को समझाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत सरकार के अंग हैं। जैसे विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, संविधान की रक्षा करती है। ठीक, तो ये इसके सवालों के जवाब है। अब आ गए हमारे प्रश्न नंबर 13 पर। ये भी एक तरीके से आपका केस स्टडी है, तो इनके उत्तर को देखते हैं। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ है? वस्तु या सेवाओं को सीधे वस्तुओं या सेवाओं के बदले आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का एक उदाहरण जैसे गेहूं के बदले चावल लेना। ठीक, आगे पैसे ने व्यापार की प्रणाली को कैसे आसान बताया है ना? पैसे ने किस तरीके से व्यापार की प्रणाली को आसान बताया? तो देखिए, पैसे से वस्तु का आदान प्रदान अच्छा हो गया, सरल हो गया। इससे भुगतान का एक समान और स्वीकार्य माध्यम उपलब्ध हुआ तो व्यापार तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, तो पैसे से इस तरीके से आदान प्रदान हो कि वस्तु से जो है वस्तु का आदान प्रदान आसान हो गया। दूसरा, भुगतान का एक समय और स्वीकार्य माध्यम उपलब्ध हुआ तो व्यापार तेज और सार्वजनिक होगा। ठीक, चलिए अब आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 है। ठीक है, हमारा मानचित्र वाला प्रश्न है ये। तो ये बच्चों भारत का मानचित्र दिया गया है। ये भी आपको पेपर में आएगा नक्शा भरने के लिए। तो हम सीधे इसके प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न दे रखा है कि राजनीतिक रेखा मानचित्र है और 5 स्थानों को बताना है। तो सबसे पहले मगध की बात करते हैं। तो देखिए मगध बच्चों कहाँ था? तो ये आप देख रहे हैं मगध। ठीक है, ये वाला जो राज्य है ये सा हमारा बिहार है ना। तो यहाँ पर था एक राज्य जिसे हम बोलते हैं मगध। ठीक है, और मगध की कैपिटल क्या थी? मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, यानी पटना, जिसे आज पटना बोलते हैं, लेकिन उस समय क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अब इसको पाटलिपुत्र को क्या बोलता है? पटना बोला जाता है। ठीक है, तो मगध हो गया हमारा। अब आगे क्या कहता है? अश्मक। अश्मक कहाँ पर है? तो अश्मक को देखते हैं। अश्मक जो है हमारा ये था, ये वाला जो हिस्सा है ये है महाराष्ट्र, और यहाँ पर एक जनपद था जिसको बोलते हैं अश्मक। ठीक है, अश्मक। चलिए आगे, अगला प्रश्न है क्या कहता है? थार मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो आप ये देखेंगे थार मरुस्थल, ये सारा जो एरिया है ये सब रेगिस्तान का। ठीक है, ये वाला जो एरिया अगर हम बात करते हैं, देखिए तो ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये वाला जो एरिया है सारा, ये क्या है? ये थार मतलब नक्शे में दिया गया है। ठीक, चलिए अश्मक हो गया, थार मरुस्थल हो गया। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर, यहाँ ये रहा, ये जो है ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक, और अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो इसकी जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये है इंदिरा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स, तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया हमारा। और जब सुनामी आई थी, सुनामी 2004 में है ना, तो इस सुनामी ने इस इंदिरा पॉइंट को पूरी तरीके से पानी में डुबा दिया था। ठीक है, तो ये भारत का आखिरी बिंदु है भारतीय समुद्र में। ठीक, चलिए अंडमान निकोबार हो गया। अब हम बात करते हैं अरावली पहाड़ी और सुंदरबन डेल्टा की। तो देखिए अरावली पहाड़ी की बात करते हैं तो बच्चों, यहाँ है हमारी अरावली पहाड़ी। ठीक, यहाँ से ऐसे निकली, ये है सारी हमारी अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम।
आगे बात करते हैं हम सुंदरबन डेल्टा की, ठीक है। तो अगर सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं बच्चों, तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो देखिए ये वाला जो एरिया है सारा, यहाँ पे आप इसको देखते हैं इधर, ठीक है। ये जो एरिया है ये है सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां जो है, ये दो नदियां जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया है हमें, तो हमारे ये प्रश्न जो है हमारे मैप में पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ मैप समझ में आया होगा बच्चों, है ना। और जो भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर किस तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी पूरी होती है। बेटा एक चीज और कहना चाहूंगा, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप बच्चे कमेंट जरूर करके मेरे को बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई अगर परेशानी हो तो वो भी अपने कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो इसके बाद मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से इस पेपर की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अच्छे से याद करके लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही पेपर मिड टर्म का इसी पैटर्न पर आएगा, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे फिर हम अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।